Assalamualaikum everyone. Welcome to the new lecture of JST preparation series. आज के लेक्चर में हम जिन क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली अभी जो STS IBA की तरफ से इंटरमीडिएट कैटेगरी की 5 to 15 जॉब्स की जो टेस्ट कंडक्ट हुए थे उनमें टोटल 4 पेपर्स हुए थे और हर पेपर में जो साइंस का जो पोर्शन था उन क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So let's start. The first question is transport of water in plants occur through प्लांट्स में जो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन से टिश्यूज के थ्रू बेसिकली जो है वो होती है. अगर हम बात करें कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है बेसिकली एक तो वाटर मिनरल्स की होती है, दूसरी फूड की होती है. तो बेसिकली जो हमारे पास दो स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, एक फ्लोएम और दूसरे जाइलम. जो फ्लोएम है वो बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है इन ओवरऑल प्लांट बॉडी. फूड को जो है वो फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाकी वाटर एंड मिनरल को जो है वो जाइलम टिश्यूज के थ्रू उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है. जबकि अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो लेंटिसल्स जो हैं वो गैस एक्सचेंज में काम आते हैं और रूट हेयर जो है वो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर को एब्जॉर्ब करके बाकी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रूट हेयर के थ्रू नहीं होती, वो होती है आपके जो है वो जाइलम जो टिश्यूज हैं उनके थ्रू होती है. ये हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें भी हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. अगर तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले 10 लेक्चर्स की लिंक दी हुई है, आप उनमें देख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन भी बेसिकली हम अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. तो जाइलम जो है बेसिकली वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में और फ्लोएम टिश्यूज जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है इन ऑल डायरेक्शंस. सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, जाइलम. देन नेक्स्ट वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज. तो हमने काफी मर्तबा अपने लेक्चर्स में पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रेशर. ये भी क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं. Then next is Zen shows delayed blood clotting after injury. This potentially suggests a deficiency of. अब यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग पे इफेक्ट होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है. थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंदा है जैन जिसको इंजरी हुई है, इंजरी के बाद उसकी ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो रही. तो अगर किसी की ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं हो रही इट मीन्स उसकी बॉडी में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है. तो ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं. आपका ब्लड सही से क्लॉट नहीं होता. तो विटामिन के की जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. देन अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी विजन प्रॉब्लम्स होती हैं और विटामिन बी की कमी की वजह से एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड नर्व्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि विटामिन डी की वजह से बोन्स में प्रॉब्लम्स होती हैं. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विटामिन के. Then next is organic compounds are highly combustible due to a high percentage of. अब कंबस्शन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एक तो हीट प्रोड्यूस करे और दूसरा बाकी के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए. तो जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होता है ऑक्सीजन में उस प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं. अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाईली कंबस्टेबल होते हैं, वो इजीली जो है बर्न हो जाते हैं ऑक्सीजन में. तो उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इजीली वो बर्न हो जाता है. तो कार्बन की प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंबस्शन बहुत ज़्यादा पाई जाती है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कार्बन.
देन अगर हम बाकी के ऑप्शंस को देखें तो हीलियम जो है वो इनर्ट है, वो बर्न नहीं होता, रिएक्ट नहीं करता। ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन को सपोर्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन की वजह से जो है वो बर्निंग नहीं होती। और अमोनिया जो है वो एक कंपाउंड है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी जो है वो मेन रीजन नहीं है इसका। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंबस्शन बहुत ज्यादा कार्बन की वजह से पाई जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कार्बन। देन नेक्स्ट इज द कैप्सूल इन बैक्टीरिया वर्क इन। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जिनमें कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरिया की आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर कहते हैं इसको हम। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और बैक्टीरिया को हेल्प करता है टिश्यूज वगैरह में अटैच करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं, तो एंटीबायोटिक का भी असर बैक्टीरियाज पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि कैप्सूल जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो प्रोटेक्ट रहता है और वो इजीली बॉडी में जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। तो बेसिकली जिन बैक्टीरियाज में कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादा जो है वो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन पे कोई चीज असर नहीं कर सकती। तो बेसिकली कैप्सूल जो है बैक्टीरिया में, उसकी वजह से क्या है, पैथोजेनिसिटी बैक्टीरिया की इंक्रीज होती है। डिजीज कॉजिंग जो एबिलिटी होती है बैक्टीरिया की, वो कैप्सूल की वजह से इंक्रीज होती है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैथोजेनिसिटी। Then next is, if the focal length of a convex lens is increased, its power will। अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसके पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर हम पावर को और फोकल लेंथ का रिलेशनशिप देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। इट मीन्स पावर और फोकल लेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर तो हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज होगा, अगर हम फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो आपका पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड, अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पावर विल डिक्रीज। Then next is, all the following are examples of translatory motion except। अच्छा, हमारे पास दो तरह के मोशंस होते हैं, मूवमेंट होती हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी, दूसरा होता है रोटेटरी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि जब मूवमेंट होती है तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाता है। और जबकि रोटेटरी मोशन पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे होता है और अपनी स्पिन पे ही वो रोटेट कर रहा होता है। तो बेसिकली ऐसा मोशन जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मूव करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और ऐसा मोशन जिस मोशन में आपका ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे रहे, सेम प्लेस पे रहे, सिर्फ वो अपनी उस एक सेम जगह पे स्पिन करता रहे, उसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो अगर हम इन तीन फर्स्ट ऑप्शंस को देखें, लीनियर मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, तो ये तीनों बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन की ही एग्जांपल्स हैं। लीनियर मोशन में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाता है। वाइब्रेशनल मोशन में भी क्या होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, प्लेस चेंज होती रहती है। और जबकि ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या होता है, जैसे कि पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है या जो झूला है, स्विंग है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसमें भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है हमारे, ये एग्जाम्पल है किसके? ट्रांसलेटरी मोशन के। जबकि रोटेटरी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल नहीं है। सो हेयर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दी यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से सारे ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं सिवाय किसके? तो सिवाय रोटेटरी मोशन के। रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट नहीं है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रोटेटरी मोशन। Okay, then next is, according to Rutherford's gold foil experiment, the mass of an atom is concentrated in its। अब रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली, उसमें उसने देखा था कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कुछ तो
ऐसे ही पास होकर जा रहे हैं एटम में से। सपोज ये एटम है, तो काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जो है वो मूव होके जा रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे अपनी जगह पे। तो लार्ज एंगल्स पे कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। तो इसमें से पता ये चला था कि आपके एटम का जो मोस्ट जो पोर्शन है वो एम्प्टी होता है, जबकि पूरे एटम का जो मास है वो उसके जो सेंट्रल जो पोर्शन है जिसको न्यूक्लियस कहा गया बाद में। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला था के पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस में है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूक्लियस। जबकि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस खाली होता है। इसमें जो है बाहर की तरफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और किसी भी एटम का जो मास है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से बनता है। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मास में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये बात हमें रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली थी। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट इज यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आर प्रोवाइडेड विथ वुडन हैंडल्स मोर ऑफन। अब जो हमारे पास बर्तन होते हैं बेसिकली जिनमें हम कुकिंग करते हैं, तो उनमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैंडल्स हैं वो आयरन के या स्टील के नहीं बने हुए होते, वो वुड के बने हुए होते हैं। तो वुड के इसलिए बने हुए होते हैं क्योंकि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर तो हम चूल्हे पे कोई बर्तन रखते हैं जो कि लोहे का या स्टील का बना हुआ है, तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। तो हमारे हाथों की प्रोटेक्शन के लिए जो हैंडल्स होते हैं वो वुड के बने हुए होते हैं, क्योंकि वुड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो गर्म नहीं होता और उसको यूज करना सेफ होता है वाइल कुकिंग। तो इसी वजह से वुडन हैंडल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। Okay. Then next is a schoolboy feels more strain in his shoulder while using one strap of the bag instead of two because अब यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली कि एक स्कूल बॉय है जो कि स्कूल का जो बैग जो अपने शोल्डर्स पे डालता है, तो उसका जो है अगर तो वो दो स्ट्रेप्स होते हैं बैग के, और एक स्ट्रेप वो यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसके शोल्डर में स्ट्रेन खिंचाव जो है वो बहुत ज्यादा फील होता है। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि अगर तो हम जब बैग को कैरी करते हैं एक स्ट्रेप के साथ, तो पूरा का पूरा जो बैग का जो वेट होता है वो उसी एक शोल्डर पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उस शोल्डर में स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि अगर हम दोनों स्ट्रेप्स के साथ बैग को कैरी करेंगे, तो आपका जो बैग का जो वेट है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों शोल्डर्स पे, और किसी एक शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक स्ट्रेप के साथ बैग को उठाते हैं, तो क्या होगा कि शोल्डर पे आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा while using one strap। इसकी वजह से स्ट्रेन ज्यादा फील होता है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज इंक्रीज्ड while using one strap। अगर तो दो स्ट्रेप्स को हम यूज करेंगे तो जो वेट है बैक का वो डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। एक स्ट्रेप यूज करने से पूरा का पूरा वेट एक शोल्डर पे आएगा। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज बी। Okay, next is a brain injury caused damage to the occipital lobe of a 20-year-old individual. This will most likely lead to impairment of। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक 20 साल के इंडिविजुअल को एक ब्रेन इंजरी हुई जिसकी वजह से ऑसिपिटल लोब जो है वो डैमेज हो गया। तो ऑसिपिटल लोब के डैमेज होने से किस चीज पे अफेक्ट होगा? विजन पे, बैलेंस पे, हेयरिंग पे या मेमोरी पे? अब ये भी जो टॉपिक है, ये चीजें, ये सारे एमसीक्यूज हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो ऑसिपिटल लोब जो है बेसिकली वो एट द बैक ऑफ ब्रेन लोकेटेड होता है, और जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन जो होती है, विजन से जो डील करता है वो आपका ऑसिपिटल लोब डील करता है। तो अगर तो आपका ऑसिपिटल लोब को डैमेज हुआ है,
तो ऐसा हो सकता है कि या तो पूरी की पूरी विजन ही चली जाए, या पार्शियल लॉस हो जाए विजन का, या कंप्लीट लॉस हो जाए विजन का। तो बेसिकली अफेक्ट कौन सी चीज होगी? आपका विजन अफेक्ट होगा, क्योंकि ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन से रिलेटेड होता है। ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर तो आपने नहीं देखे पिछले लेक्चर्स, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। बाकी के अगर हम देखें ऑप्शंस को, तो बैलेंस जो है वो पूरी बॉडी का वो सेरिबेलम कवर करता है, जबकि टेम्पोरल लोब जो है वो हेरिंग से रिलेटेड होता है, और आपका जो हिप्पोकैम्पस होता है और टेम्पोरल लोब ये दोनों मिलकर मेमोरी को डील करते हैं। ऑसिपिटल लोब बेसिकली ये पूरा विजन से रिलेटेड होता है, तो अगर ऑसिपिटल लोब को कोई भी डैमेज होगा तो आपकी विजन को जो है वो फर्क पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विजन। देन नेक्स्ट इज गैस मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब एसिड रेन बेसिकली एयर पोल्यूशन की एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी सल्फर के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब एयर में प्रेजेंट होते हैं, और वो जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड्स बनाते हैं। अब अगर तो NO2 आपका प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ये भी एसिड रेन क्रिएट करता है। लेकिन इससे ज्यादा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ज्यादा डेंजरस है। वो अगर वाटर से जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि इनमें से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एसिड रेन के लिए पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों एसिड्स बनाते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो मेजर जो सोर्स होगा एसिड रेन का वो सल्फर डाइऑक्साइड होता। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, SO2। देन नेक्स्ट इज when the angle between force and displacement is 90 degree, the work done is। अब यहाँ पे बेसिकली हमें जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एंगल की बात की जा रही है, तो हमें पता है कि वर्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ये भी हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जो भी एंगल होती है उसका कॉस हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर तो हमारे पास फोर्स की कोई भी वैल्यू है जो यहाँ पे दी नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट की भी कोई भी वैल्यू है जो यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री, हमें थीटा दिया हुआ है। तो cos 90 अगर हम निकालेंगे तो cos 90 जीरो के बराबर होता है, और ये जीरो जब मल्टीप्लाई होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से, तो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो जब भी हमारी जो एंगल होगी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन, एंगल अगर 90 डिग्री होगी तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये हम इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, जीरो। Okay, then next is the most easy question. Protium, deuterium and tritium differ in। अब प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम बेसिकली जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, और प्रोटियम जो है वो 1H1 है, जबकि ड्यूटेरियम जो है वो 2H1 है, और ट्राइटियम जो है वो 3H1 है। अब ये चीज जो है 1, 2 और 3, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एटॉमिक मास, और बाकी एटॉमिक नंबर सबका सेम है। वो क्या है? 1 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। और एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है? न्यूट्रॉन्स की वजह से। अब अगर हम प्रोटियम में देखें तो प्रोटियम में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन्स इसमें नहीं है। न्यूट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उसका एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1 होता है। अब अगर हम ड्यूटेरियम को देखें तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है। इट मीन्स इसके अंदर प्रोटॉन होगा एक, इलेक्ट्रॉन भी होगा एक, जबकि मास 2 है। इट मीन्स प्रोटॉन के साथ 1 ऐड है। इट मीन्स न्यूट्रॉन्स इसके अंदर एक होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अगर हम थर्ड ट्राइटियम को देखें तो ट्राइटियम में क्या है? बेसिकली प्रोटॉन एक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, और इसका एटॉमिक मास 3 है, तो 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे प्रोटॉन को, तो हमें न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे 2। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन्स है।
जबकि ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन्स। तो इन तीनों में फर्क किस चीज में आ रहा है? न्यूट्रॉन्स में फर्क आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, लेकिन उनका मास डिफरेंट हो, किसकी वजह से? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, तो उनको हम बेसिकली आइसोटॉप्स कहते हैं। तो इन तीनों में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्क क्या है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स का फर्क नहीं है, इलेक्ट्रॉन सब में एक है, प्रोटॉन सब में एक है, नंबर ऑफ शेल्स भी सब में एक ही है। तो जो डिफरेंस आ रहा है इन तीनों में वो आ रहा है न्यूट्रॉन्स का। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव Adam's kidneys have stopped filtering waste from his blood. The doctors in such cases opt for. अब एक बंदा है एडम, उसकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। अब किडनीज का काम क्या है? बेसिकली वो वेस्ट को जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, जो भी ब्लड में बनते हैं, उनको जो है वो फिल्टर करता है और यूरिन को बनाता है। किडनीज का जो बेसिकली काम होता है, किडनीज वेस्ट को और एक्सेस वाटर को फिल्टर करके ब्लड में से यूरिन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब किडनीज काम करना बंद कर देती हैं तो वो फिल्टर करना बंद कर देती हैं। दे स्टॉप फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या चीज़ सजेस्ट करते हैं? किडनी की डायलिसिस सजेस्ट करते हैं। किडनी की डायलिसिस में भी बेसिकली यही होता है, एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आर्टिफिशियली जो है वो ब्लड में से वेस्ट को रिमूव किया जाता है। जो किडनीज का जो काम होता है बेसिकली, जब वो नेचुरली करना बंद कर देती हैं तो फिर आर्टिफिशियली किडनी डायलिसिस के थ्रू उस काम को परफॉर्म किया जाता है। तो इस केस में डॉक्टर्स हमें क्या सजेस्ट करेंगे? किडनी डायलिसिस सजेस्ट करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, किडनी डायलिसिस। ओके, देन नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन कैन इफेक्टिवली बी रिड्यूस्ड बाय। अब एयर पॉल्यूशन बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज़्यादा गैसेस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर तो हमारे पास दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से आपकी एयर पॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी कुछ हद तक, और आपकी एयर जो है वो क्लीन हो जाएगी। लेकिन अगर जो है हम प्लांट्स को काट देंगे, हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई चीज़ नहीं रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में, आपकी एयर में बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हम जितने ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, हमारी एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ट्रीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी एयर जो है वो क्लीन हो जाएगी, एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, by planting more trees we can effectively reduce air pollution। जबकि दूसरे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो व्हीकल की क्वांटिटी बढ़ाने से, गाड़ियां जितनी ज्यादा होंगी उनमें से गैसेस ज्यादा निकलेंगी, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से भी आपका जो है वो एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि आपकी एयर में स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की हार्मफुल गैसेस बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी। और अर्बनाइजेशन का मकसद ये है कि अगर तो आप अर्बनाइजेशन जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, डिफॉरेस्टेशन बढ़ती जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन वो है बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। अब ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो वो रिडक्शन होता है। सो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट इज नोबल गैसेस आर रेयरली रिएक्टिव बिकॉज। नोबल गैसेस बहुत कम रिएक्ट करती हैं, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि उनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है। अगर हम हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल को देखें तो बिल्कुल जो लास्ट वाला ग्रुप है हमारे पास, 8A ग्रुप, इनको नोबल गैसेस कहा जाता है या इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है।
इनका जो है वो आउटर शेल कंप्लीट होता है। अब हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्हें अपना आउटर जो शेल है वो कंप्लीट करना होता है। उनको अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं आपस में। जबकि नोबल गैसेस का वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रिएक्ट करने की नीड नहीं होती। तो दे आर रेयरली रिएक्टिव बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, देन नेक्स्ट इज नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ। अब ये भी बेट हम जो है वो हमारे पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको रिलीज करता है और उसका नाम है सोमाटोट्रोपिन हार्मोन। सोमाटोट्रोपिन हार्मोन को बेसिकली ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये बोन्स की, मसल्स की और टिश्यूज की ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो होती है। तो सोमाटोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। पिछले लेक्चर्स में हम ये बात भी कवर कर चुके हैं। ओके, okay, then next we have Ali completes a round by driving a car and returning to the place he started. The displacement of the car is। अब बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है। एक तो होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बेसिकली ये है कि आपने एक्चुअली कितना ट्रेवल किया। अब सपोज करें यहाँ पे कह रहा है कि अली जो है, अली ने यहाँ से सपोज करें स्टार्ट किया, वो उसने अपनी कार को ड्राइव किया एंड रिटर्न टू द प्लेस ही स्टार्टेड। अब अली ने जब अपनी कार स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की इस वाली जगह से, देन ही कवर्ड द होल डिस्टेंस और वापस वो उसी जगह पे आ गया जहाँ से उसने शुरू किया था। तो बेसिकली डिस्टेंस तो उसने कवर किया, इसने ट्रेवल तो किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ये है कि आप कितना ट्रेवल कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट ये है कि आप स्टार्टिंग प्लेस से कितना दूर गए हो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर तो अली ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ही वापस आ गया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो वहीं पे वापस आया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? कार की जीरो हुई, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से दूर आप गए नहीं हो। भले ही आपने कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मकसद ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप कितने दूर हो। तो जब ये वापस उसी जगह पे आया जहां से इसने स्टार्ट किया था, इट मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, इक्वल टू जीरो। ओके, देन नेक्स्ट इज द ऑर्गन दैट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। अब ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जब हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। तो बेसिकली फूड को जब हम इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो वो फूड माउथ के थ्रू इसोफेगस में जाता है, देन स्टमक में जाता है। तो माउथ और स्टमक को कौन सी चीज जो है वो कनेक्ट कर रही है? इसोफेगस कनेक्ट कर रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इसोफेगस। हम अपने पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल में कवर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट इज अ सेल डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स ऑफ द सेम क्रोमोसोमल नंबर, द सेल मस्ट हैव गॉन अंडर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सेल है जिसकी डिवीजन हो रही है, उसमें से डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम हैं जो कि पेरेंट सेल में थे। तो ये जो है माइटोसिस होता है। माइटोसिस एक ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का जिसमें जब एक सेल डिवाइड होता है तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं जितने पेरेंट सेल में होते हैं, तो उसको माइटोसिस कहा जाता है। जबकि मियोसिस भी सेल डिवीजन की टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो पेरेंट सेल्स के हाफ होता है। लेकिन जबकि माइटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं जो कि पेरेंट सेल में होते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, माइटोसिस।
Then next is substance present in a smaller amount in a solution is called। अब ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में एक तो हमारे पास होता है सॉल्वेंट, और उस सॉल्वेंट में हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, सॉल्यूट। तो बेसिकली सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर वो सब्सटेंस जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सॉल्यूट। Then next is flame cells are the excretory organs of। अब flame cells जो हैं वो basically जो प्लेनेरिया होते हैं, फ्लैटवर्म्स, उनके excretory organs जो होते हैं वो flame cells होते हैं। So the correct option is B, प्लेनेरिया के excretory जो cells होते हैं वो flame cells होते हैं। जबकि अगर हम other options को देखें, अर्थवर्म जो है वो नेफ्रीडिया को यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन, और कॉकरोच में जो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जबकि हाइड्रा में क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू ही वो वेस्ट को डिफ्यूज करते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लेनेरिया। इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। Then next is damage in the mucus lining that covers the stomach wall most likely causes। अब हमारे बॉडी में स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उस पे म्यूकस की लाइनिंग लगी हुई होती है। वो बेसिकली स्टमक को प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, हमें हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की जो प्रोडक्शन होती है उससे बेसिकली म्यूकस लाइनिंग उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब ये म्यूकस लाइनिंग ही डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, बेसिकली आपका जो है वो बर्निंग सेंसेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आपकी स्टमक वॉल इरिटेट हो जाती है एसिड्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको पेन या बर्निंग टाइप का वो फील होता है। तो यहाँ पे अगर तो आपकी म्यूकस लाइनिंग स्टमक वॉल की डैमेज हो जाती है तो वो क्या कॉज करेगा, बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बर्निंग सेंसेशन। Then next is a nucleotide consist of। अब बेसिकली हमारे बॉडी के हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जो जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड तीन पार्ट से बनता है। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि डीऑक्सी, जैसे कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज है, आरएनए में राइबोज है, ये फॉस्फेट ग्रुप शुगर है। देन आपका जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, इसमें एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन या यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हमारे न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो फॉस्फेट और शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। शुगर अगर तो डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज होगी, अगर तो आरएनए हो तो आर राइबोज होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स का बना हुआ होता है फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। देन नेक्स्ट इज फ्रीजिंग वाटर अंटिल इट बिकम्स आइस शोज दैट। अब हमारे पास एक वाटर है जो कि फ्रीज हो रहा है, फ्रीज होकर वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली पहले वाटर था, लिक्विड फॉर्म में था, अब वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, आइस में, जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो ये क्या चीज शो करता है, बेसिकली ये इस बात को शो करता है कि मेटर कैन चेंज स्टेट, कि मेटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो सकता है। यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रही है। तो ये बेसिकली इस चीज को शो कर रहा है कि मैटर कैन चेंज स्टेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then next is the stomata are present more on the lower sides of leaves too। अब स्टोमेटा जो है, बेसिकली स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जो कि गैसेस की एक्सचेंज का काम करते हैं, और इनमें से वाटर वेपर्स जो है वो रिलीज होते हैं। मोस्टली लीव्स की लोअर साइड्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो इसलिए ताकि वाटर जो है, वाटर का जो लॉस है वो कम से कम हो, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी। अगर तो डायरेक्ट सनलाइट उन पे नहीं पड़ेगी तो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कम जो है वो निकलेगा बाहर। तो वाटर लॉस जो है वो उसको रिड्यूस करता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो बेसिकली जो वाटर का लॉस जो होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो स्टोमेटा लोअर साइड पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि वो शेड शेड में रहें, उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है, वाटर लॉस का जो प्रोसेस है, वो
कम से कम हो, टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। देन नेक्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी मस्ट है। अब ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं फिजिक्स में, एक स्केलर एंड एक वेक्टर। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई ना कोई नंबर होता है, जबकि वेक्टर में नंबर के साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लाजमी मेंशन करनी पड़ती है। तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का होना लाजमी नहीं है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि साइज हो गया या अमाउंट हो गया, डायरेक्शन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी में अंदर दे मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, इनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जबकि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये वेक्टर की डेफिनेशन हो जाएगी। नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर में होता है, स्केलर में नहीं होता। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मैग्नीट्यूड। Then next is, if all the experimental values consistently come 2 digits higher than true value, the error is most likely. अब सपोज हम कोई रीडिंग ले रहे हैं, तो उस रीडिंग में हमारी जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही हैं वो एक्चुअल वैल्यू से 2 डिजिट्स ज्यादा आ रही हैं। सपोज हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है अगर तो वो है 200, तो उसमें 202 आ रहा है। अगर तो वो है 58, तो वो 60 दिखा रहा है हमें। तो हम जो भी रीडिंग्स ले रहे हैं उनमें 2 डिजिट्स का लाजमी जो है वो इंक्रीज शो कर रहा है। तो ऐसी मेजरमेंट्स जिसमें आपका जो है कंसिस्टेंटली एक ही एरर आ रहा हो, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये आपके सिस्टम में कोई एरर हो सकता है, क्योंकि रैंडम एरर जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। वो कभी 2 डिजिट्स ज्यादा आएगी, कभी 5 डिजिट कम आएगी, कभी कुछ आएगी, कभी कुछ आएगी। तो वो रैंडम जो है वो वेरिएट होती रहती, चेंज होती रहती है। एक्सीडेंटल एरर भी कभी कभी आएगी। बाकी जो है वो एक्सीडेंटल एरर ऐसे आ सकती है जैसे कि कोई मिस्टेक हो गई ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगी आपकी। और कैलकुलेशन एरर आपकी जो है वो मैथमेटिक्स में आती है, जब आप कैलकुलेशन के स्टेप पे आते हो, ना कि मेजरिंग के स्टेप पे। तो इस टाइप की जो भी एरर्स होती हैं जिसमें आपकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में एक कांस्टेंट जो एरर शो हो रहा हो, तो वो एरर सिस्टम का होता है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, then next is, a researcher suggests that inter-family marriages enhance the chance of genetic disorders. This statement is, अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज सपोज करें, हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, तो उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, एक प्रिडिक्शन देते हैं। हमने कोई भी चीज ऑब्जर्व की, देन हमने एक प्रिडिक्शन दे दी जिसको हाइपोथेसिस कहेंगे। देन उसको टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आते हैं तो हम एक थ्योरी दे देते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस है बेसिकली वो क्या है, पहले आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन का स्टेप, हम ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज, देन हम एक प्रिडिक्शन देते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। देन उस प्रिडिक्शन को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देन उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कोई भी थ्योरी दे देते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रिसर्चर है जिसने सजेस्ट किया बेसिकली कि इंटर फैमिली मैरिजेस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, उसने एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक प्रिडिक्शन दी है। तो उसने कोई चीज ऑब्जर्व की और उसने क्या कर दिया, उसने एक प्रिडिक्शन दे दी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, तो ये क्या होगा, एक प्रिडिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन हो जाएगी हाइपोथेसिस। तो ये बेसिकली इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, ये हाइपोथेसिस है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, A+B गिव्स C+D, रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास। अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के रेशियो को Kc कहा जाता है।
तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, सी का एक्टिव मास आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी के एक्टिव मास से। देन नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे ए एंड बी। तो ये जो एक्टिव मास होता है बेसिकली, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ये हमारी सी की कितनी कंसंट्रेशन है, डी की कितनी कंसंट्रेशन है, ए की, बी की। और ये जो कंसंट्रेशन होती है, इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी आपके पास अक्सर एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, कि एक्टिव मास में कंसंट्रेशन जो होती है वो कौन से यूनिट में होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या चीज होती है, क्या चीज एक्सप्रेस की जाती है। तो बेसिकली ये रेशियो है किस चीज का, कंसंट्रेशंस का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कंसंट्रेशन। देन नेक्स्ट इज the biomolecule that comprises the maximum of cells dry weight। अब बेसिकली हमारे पास जो सेल्स होते हैं, अगर हम किसी भी सेल में से वाटर को रिमूव कर दें, अब बेसिकली वैसे क्या होता है, हमारे पास जो भी सेल्स होते हैं उनके अंदर 70 to 90% वाटर होता है। और वाटर के अलावा क्या चीज होती है, वाटर के अलावा कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर तो हम किसी सेल में से पूरा का पूरा वाटर रिमूव कर देते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा सेल का ड्राई वेट। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अब पानी तो नहीं है, पानी के बाद उस सेल के वेट में मैक्सिमम कौन सी चीज होती है। तो मोस्टली सेल्स में प्रोटीन्स का जो पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है। पहले तो पानी होता है 70 to 90%, देन प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड एंड देन न्यूक्लिक एसिड, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सबसे मैक्सिमम जो चीज होती है प्रेजेंट, वो प्रोटीन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोटीन। ड्राई वेट की बात हो रही है, अगर तो वेट की बात होगी तो उसमें वाटर ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में होगा। अगर तो ड्राई वेट की बात हो रही है तो प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में होगा। Then next is, in the human heart, oxygenated blood from the lungs is carried to। ओके, सो बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी में, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेसिकली, वो हमारी पूरी बॉडी से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। सबसे पहले बॉडी में से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है। देन राइट एट्रियम से वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। देन राइट वेंट्रिकल से होके वो कहाँ जाता है, लंग्स में। अब लंग्स में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वहाँ ये ऑक्सीजनेटेड लंग्स क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजनेट करेंगे। देन लंग्स से ब्लड जो है वो प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से निकलेगा, वो फिर हार्ट में किस चीज के थ्रू एंटर होगा, वो होगा, पहले जाएगा अच्छा, बॉडी से गया राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल, देन गया लंग्स में। लंग्स में से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, और वो पहले जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो वहां से जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई होगा। देन यहाँ से वो बॉडी में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो पूरा जो सीक्वेंस है बेसिकली, कि आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से जाएगा राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलेगा वो जाएगा पहले लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन बॉडी में। तो राइट पोर्शन में जो भी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डील करता है, और लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन दी ह्यूमन हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज कैरीड टू। तो लंग्स के बाद जो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लेफ्ट एट्रियम। ओके, देन नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। बाकी सारे केमिकल चेंजेस हैं सिवाय एक के, जो कि फिजिकल चेंज है। तो ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में कवर कर चुके हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज कोई ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो। तो अगर तो हम पेपर को बर्न करेंगे तो वो पूरा का पूरा एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो केमिकल चेंज होगा। आयरन में जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मॉइस्चर में, तो आयरन ऑक्साइड बनता है।
ये भी केमिकल चेंज है। कुकिंग हम करते हैं फूड को तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ये भी केमिकल चेंज है। जबकि आइस जब मेल्ट होता है तो आइस कन्वर्ट होता है वाटर में। अब आइस और वाटर की कंपोजिशन सेम है, ये भी H2 है, ये भी H2O है, प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। सिर्फ क्या हुआ है यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है सॉलिड से लिक्विड में। तो इस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेल्टिंग ऑफ आइस। और इस टॉपिक को डिटेल में हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक्सेप्ट। अब इनमें से सारे ऑप्शंस एंडोथर्मिक के हैं, एक होगा एक्सोथर्मिक, वो कौन सा है? तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दूसरे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी की रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, रिलीज होगी, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस जो है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हम इसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो लॉट ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। अब फ्यूल के बर्न होने से हीट भी रिलीज होती है, लाइट भी रिलीज होती है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बाकी सारे आपके ऑप्शंस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जबकि बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट इज the statement that best compares endothermic and exothermic reactions। अब बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि endothermic reactions and exothermic reactions में क्या चीज होती है। बोथ रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट, नो। एक जो है वो एंडो वाला जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि एक्सो जो है वो हीट को रिलीज करता है। ऑप्शन बी है बोथ रिएक्शंस रिलीज हीट, तो नो। ऑप्शन सी है वन रिलीजेस एंड अदर एब्जॉर्ब्स हीट, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट रिलीज होती है और एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और फोर्थ ऑप्शन है नो एनर्जी चेंज अकर्स इन बोथ द रिएक्शंस, तो ये भी गलत है क्योंकि एनर्जी का चेंज आ रहा है, एक में रिलीज हो रही है, दूसरे में एब्जॉर्ब हो रही है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, वन रिलीजेस एंड अदर एब्जॉर्ब्स हीट। ओके, देन नेक्स्ट इज अ रिसर्चर कंडक्ट्स एंड नहीं है यहाँ पे, एन है, एन एक्सपेरिमेंट without proper observations, the step mostly impacted by this negligence would be। अब जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि पहले ऑब्जर्वेशन होती है, देन हाइपोथेसिस होता है, देन एक्सपेरिमेंट होता है, देन आपका थ्योरी दी जाती है। तो अगर तो एक रिसर्चर है जिसने एक्सपेरिमेंट तो कंडक्ट किया लेकिन उसने सही से ऑब्जर्वेशंस नहीं की, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसने जो ऑब्जर्वेशन सही नहीं की, तो ये जो गड़बड़ क्रिएट करेगा ये कहाँ पे करेगा, ये करेगा डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के टाइम पे। जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे और जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी अगर तो हमारी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। देन नेक्स्ट इज सो द ओजोन लेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, बेसिकली अब नीचे की जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, देन ऊपर की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, देन आपका मीजोस्फेयर आ जाता है, देन आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसमें आपकी ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। अब ओजोन की लेयर क्या करती है, बेसिकली आपके सनलाइट में से जो भी रेडिएशंस आती हैं उनमें से जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशन से उनको वहीं पे रोक देता है, उनको नीचे की तरफ अर्थ की तरफ आने नहीं देता। तो ओजोन लेयर बेसिकली क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इट सेफगार्ड्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। देन नेक्स्ट इज बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स टू। बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो मोस्टली एम्प्टी होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। क्यों? वो उस वजह से क्योंकि ताकि उनका स्केलेटन जो है वो लाइट वेट हो और वो इजीली जो है वो फ्लाई कर सके।
तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेसिकली टू रिड्यूस वेट फॉर फ्लाइट। अगर तो हॉलो बोन्स होंगी तो इनका वेट कम होगा, लाइट होगा, स्केलेटन लाइट होगा, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रिड्यूस वेट फॉर फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हम अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो अगर तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा सही से और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आइदर इट इज़ जेएसटी, जेईएसटी, पीएसटी, जो भी है, तो आप इन लेक्चर्स को गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी आपके एग्जाम्स में जो साइंस का पोर्शन आता है उसमें से ये काफ़ी यही जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली यही रिपीट होते रहते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो डिफरेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।